हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डील करेंगे, इसे हम समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है वह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो यदि आप वो लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद इस टॉपिक को स्टडी करें। तो इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि यदि कोई दो फ्रेम हो जिसमें से एक फ्रेम सपोज दैट S वह रेस्ट में था और दूसरा फ्रेम H डैश वो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ये इस तरह मूव कर रहा हो कि इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले वाले सिस्टम के कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमेशा पैरेलल बने रहें। तो मान के चलते हैं कि ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v0 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। तो जिस समय सपोज ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हो वो इनिशियल टाइम t = 0 पर होगा, तो वैसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे तो ये कंडीशन प्राप्त होगा। दोनों के लिए टाइम 0 होगा, t = 0 इस फ्रेम के लिए और t-0 इस फ्रेम के लिए, जब दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन जब ये v0 वेलोसिटी से किसी अलग डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो उसके लिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस प्राप्त होगा वह v0 × t प्राप्त होगा किसी t समय के अंतराल। यदि हम इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करें, यानी o डैश का जो पोजीशन है o के रिस्पेक्ट में प्राप्त करें तो वो o v0 t वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरह कोई एक पार्टिकल p जो है वह इन दोनों फ्रेम में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इन दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी मानते हैं तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v कंसीडर कर लिया और दूसरा फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं v डैश। तो वैसे स्थिति में इसका जो पोजीशन होगा o डैश के रिस्पेक्ट में r डैश, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस फ्रेम के o के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन प्राप्त होगा वो सपोज r प्राप्त हो गया, तो इसे हम r वेक्टर के रूप में दर्शा सकते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पोजीशन इन द टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन फॉर गिवन कंडीशन प्राप्त हो सकता है, यानी लिख सकते हैं r डैश वेक्टर = r वेक्टर माइनस v0 × t। तो ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पोजीशन के लिए ये इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इन दोनों सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो क्या है, चेंज कर रहा है, यानी कि v वेलोसिटी से इस सिस्टम के लिए मूव कर रहा है और इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी ये टाइम डिपेंडेंट हो गया। यानी कि p कोई पार्टिकल का जो पोजीशन है, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में वह टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट t पर हमें इसे वेलोसिटी प्राप्त करनी हो तो इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी को प्राप्त करने के लिए जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोजीशन प्राप्त हुआ था इक्वेशन के फॉर्म में, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा ये टर्म कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, और dt/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये उसी तरह रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये r डैश वेक्टर है, यानी कि सिस्टम s डैश के अंतर्गत जो पार्टिकल p का जो वेलोसिटी है वो v डैश है, तो इसको v वेक्टर, इसको लिख सकते हैं v वेक्टर, ये dr/dt, यानी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया और ये हो गया v0। तो इस तरह ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेलोसिटी है। तो दिस इक्वेशन गिव्स द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन Galilean transformation
ऑफ वेलोसिटी अब इसके बाद अब हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन प्राप्त करना हो तो उसके लिए इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं v डैश वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर है, तो इसे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें प्राप्त होता है डी वी वेक्टर v डैश वेक्टर अपॉन डी टी, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी वी नॉट वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो पार्टिकल p का जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम s डैश के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट a डैश हुआ तो dv डैश अपॉन dt का जो वैल्यू होगा a डैश वेक्टर और dv वेक्टर अपॉन dt का जो वैल्यू है वो a वेक्टर का प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम यानी फर्स्ट फ्रेम s के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल p का जो एक्सेलरेशन है वो a वेक्टर है। अब ये जो फ्रेम है वो v कांस्टेंट v नॉट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, तो ये टर्म कांस्टेंट होने की वजह से जीरो हो गया, तो रिजल्ट ये प्राप्त हुआ। तो इस रिजल्ट से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं कि यदि कोई गिवन इनर्शियल फ्रेम किसी अदर गिवन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और कोई पार्टिकल दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा हो और वो पार्टिकल भी मूव कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो इक्वल होता है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं दिस इज द लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन को दर्शाता है। इस लॉ के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, अगर उस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाए दो फ्रेम के रिस्पेक्ट में और दूसरा जो फ्रेम है फर्स्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है दोनों फ्रेम के लिए इक्वल प्राप्त होता है। तो इस तरह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते होंगे कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।